नमस्कार, आदाब। मैं पलपल न्यूज़ के पर्दाफाश के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन बेटियों की जिन्हें इंसाफ नहीं मिला, गैंग रेप किया गया, उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन इसी के साथ-साथ देश में ये गुस्सा और ये तमाम मामले देखने को मिलते हैं, लेकिन सच्चाई से परे इंसाफ कहीं दूर दिखाई देता है। आज हम बात करेंगे उन्नाव से यहाँ तक जहाँ हम पहुँच आए हैं, हाथरस तक, बलरामपुर तक, अलीगढ़ तक। लेकिन उसके बावजूद जब ग्राउंड पर देखते हैं कि सत्ताधारी पार्टी लगातार खुद उन्हीं मुजरिमों को बचाने की कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं सत्ता की नीयत पर सवाल उठते हुए दिखाई दे रहा है। तो आज मैं खुशबू अख्तर, हमारे साथ मौजूद हैं निशांत वर्मा सर, जो कि शो को होस्ट करेंगे और तमाम गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हुए अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद खुशबू। बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे को आप लेकर के आज आई हैं और आज हम चाहेंगे कि हम सब मिलकर के इस मुद्दे पे एक गहरी चर्चा कर पाएं। और इसका कारण ये है दोस्तों, क्योंकि हम सबको समझना पड़ेगा कि भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे शासक आए गए, जहाँ पे बुराई होती है वहां पे अच्छाई होती है, ये हम बचपन से सुनते आए हैं। मामला है कि उन्नाव से हाथरस तक का हमने टॉपिक क्यों पकड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब कभी भी शासन में आने की कोशिश करती है तो उससे पहले जो वादे करती है, मैनिफेस्टो है, और जितने भी खुशबू आप जानती हैं कि चुनावी रैलियां होती हैं उसमें इतने बड़बोलेपन की बातें होती हैं कि एक आम इंसान सोचता है कि भगवान मिलने वाला है, अंततः होता यह है कि वो हैवान मिलता है। मैं जैसे उदाहरण की बात करूं अगर, तो मुझे याद है कि 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश की रैली में जाके कहा करते थे किस तरीके से हालात समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की बना दी है महिलाओं बच्चों को लेकर के, किस तरीके से वो कहते थे कि बच्ची घर से बाहर नहीं निकल सकती इत्यादि। और आज की हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की हैवानियत उस सरकार में इस कदर है कि उत्तर प्रदेश जो है उसमें आम इंसान डर के साए में जीने लगा है। हम इसलिए भी इस बात को जानते हैं क्योंकि इंसाफ की बात करने के लिए ये पॉलिटिकल पार्टियां सब बड़ी बड़ी डींगे मारती हैं, लेकिन अंततः ये होता है कि इंसाफ कभी किसी को मिलता नहीं, चाहे वो आसिफा हो, गीता हो, जितने नाम आपको गिनाना है गिना। एक निर्भया कांड का इंसाफ लेकर के अगर हम चलते हैं तो उधर ही हम बाकी हजारों उस देश में रहने वाले हम वासी हैं दोस्तों, जहां हर कुछ मिनट में कई बलात्कार होते हैं। किसी एक को लेकर के हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज समझेंगे कि हमारे समाज में तकलीफ क्या है। खुशबू, मैं चाहूंगा कि आप हमारे मेहमानों से मिलवाएं ताकि हम इस पूरे के पूरे शो को आगे बढ़ाएं। आज हमारी इस गहन चर्चा में बात करने के लिए तमाम लोग जुड़े हैं। अमित राय हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, एक्टर हैं। तमाम लोग इन्हें बेहतर तरीके से जानते होंगे। हमारे साथ DS राणा एडवोकेट मौजूद हैं, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं और तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है देव सुरभि, जो कि गोवा से कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, मीडिया पर्सन है और लगातार अपनी मुद्दों को मजबूती से उठाती है। इसी के साथ हमारे साथ महाराज विष्णु जी भी मौजूद हैं, जो कि राम सेना के प्रमुख हैं और लगातार गहन मुद्दों पर अपनी बात रखते आए हैं। तो आज हम जिस मुद्दे पर करने वाले हैं, देव सुरभि, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हमारे साथ आभा भी जुटे हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, अपनी बात मजबूती से रखती हैं और जब सवाल पूछने वालों के बात की जाती है तो सुरभि उसमें कहीं सबसे पहली पंक्ति में नजर आती है। तो देव सुरभि, आज मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि उन्नाव से लेकर हम आज यहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन इसके बाद भी जो दिखाई नहीं देता वो है इंसाफ। तो कैसे देखती हैं आप कि इन बेटियों के साथ जिस तरह से नाइंसाफी हो रही है उसे? First of all, thank you so much for having me. मैं
इसके ऊपर तर्क दो हिस्से में करना चाहती हूँ। पहला हिस्सा ये है कि हमारे जो इंसाफ देने का मैकेनिज्म है, जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है और जुडिशरी के साथ जुड़ी हुई है, वो काफी नाकामियत के रुख दिखाती रहती है रिपीटेडली। और दूसरा पहलू जो है वो हमारी सोसाइटल कंडीशन जो है वो, उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। लॉ एंड ऑर्डर का तो हम बरसों से बात करते आ रहे हैं कि एविडेंस कलेक्ट कैसे होता है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, जुडिशरी की स्पीड कैसी है। दैट इज वन पार्ट दैट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल एज ऑफ नाउ। हम उसके लिए पिटिशन करते रहते हैं कि इसमें कुछ बदलाव आए, लेकिन ज्यादा कुछ फर्क पड़ता है नहीं। जो चीज हम फोकस कर सकते हैं अपनी तरफ से, वो सोसाइटल चेंज की तरफ कर सकते हैं कि औरतों को बहुत कम ओहदा दिया जाता है हमारी सोसाइटी में। उनकी अहमियत as women, we are not treated as human beings to begin with. रिस्पेक्ट की तो बाद में बात आती है। जब हमें बेसिक ह्यूमन राइट्स ही नहीं मिल रहे कि अगर मैं अपने घर से बाहर ही निकलूं और मेरे पास एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आई डोंट हैव द श्योरिटी दैट आई विल come back safe to my house, then what else are we talking about? This is not what a citizen of any country is entitled to. So I see the problem as two-pronged. One is the law and order with the judiciary side, and the second is societal. And फाइनली दोनों इंटरकनेक्टेड भी हैं, बिकॉज हमारी सोसाइटी से ही निकल के पुलिस फोर्स में भर्ती होते हैं, वही जुडिशरी में बैठे हुए हैं। जो जो धकियानुसी सोच हमारी सोसाइटी में दिखती है, वो वही सेम चीज रिफ्लेक्शन आपको हमारी पुलिसिंग में दिखेगी और हमारे जुडिशरी में भी बहुत बार दिखती है। जैसे हम एफआईआर करने जाएं, मेरे साथ हो चुका है कि हम एफआईआर करने गए हैं, एफआईआर ही दर्ज नहीं होती है। तो पुलिस का ये काम नहीं है कि वो हमारे ऊपर बैठ के टिप्पणी करें कि ये एफआईआर दर्ज करने लायक है कि नहीं। उनका काम है कि एफआईआर दर्ज करें, वो उनका काम है। उस पर जी तर्क वितर्क देव सुरभि, करना जी जी व्हाट हैपेंड, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही बता रही हैं देव सुरभि के किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव जो है उस पॉइंट को आप ने बिल्कुल सही तरीके से दिखाया। लेकिन मैं साथ में विष्णु विनोदम महाराज के पास जाना चाहूंगा। महाराज देखिए, देव सुरभि जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने समझाया, बिल्कुल बताया कि किस तरीके से प्रत्यक्ष रूप के अंदर हम देख रहे हैं कि समाज के अंदर नहीं किसी भी हाल में एडमिनिस्ट्रेशन सुधर रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि संवैधानिक तौर तरीकों पे जिस तरीके से देश चलता चला आया है, 1947 के बाद 1950 से जब से संविधान लागू हुआ है, हमारे देश के अंदर प्रशासन को चलाने के लिए शासन जो होता है वो होता है पॉलिटिशियंस का। अब आप मुझे ये बताएं, आप देश को आज ये बताएं, आप राम सेना के प्रमुख हैं महाराज, आप देश को ये बताएं कि इस राम के नाम पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शासन में आई थी उत्तर प्रदेश में, एक मेरे नजर से क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को सीएम बनाया था। क्या आपको लगता है कि इन वारदातों, उन्नाव से लेके हाथरस तक, इन्हीं लोगों ने सीता तक को बदनाम कर दिया इस देश की? देखिए, मुंह में राम बगल में छुरी, ये तो सब क्लियर हो चुका है, सबके सामने है क्या राम राज्य है। क्या इसी राम राज्य की हम लोगों ने परिकल्पना की थी कि आज यहाँ पर मंदिर बंद हैं और मैखाने खुले हुए हैं? क्या ये राम राज्य है? महिलाओं के साथ निरंतर बलात्कार हो रहा है, क्या ये राम राज्य है? देश डूबता जा रहा है, क्या ये राम राज्य है? निशांत जी, यहाँ तीन वर्ग हैं, समझने वाली बात यह है। एक तो जनता होती है जिसको कोई मतलब नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको नेतृत्व करने वाला जो होता है नेता होता है। और जब नेता ही चोर हो जाए, ठीक है, तो नेता से भी अब ज्यादा उम्मीद लगानी बड़ी गलत है। अब तीसरी उम्मीद जो लगती है वो धर्म गुरुओं से, तो धर्म गुरुओं के हाथ में भी चिलम पकड़ा दी गई। धर्म में आज वर्तमान की कोई नॉलेज ही नहीं है। तो यहां पर समझने योग्य ये बात है कि मेजर तीन वर्ग हैं जिसमें जनता का नेतृत्व ये दो लोग करते हैं, राजनीति का नेतृत्व भी धर्म वाले करते हैं। जब धर्म वाले लोग हाथ में झंडा उठा लेंगे एक अभिनेत्री का कि भाई उसके लिए, कंगना रनावत के लिए, तो ये कहां जा रहा है देश? उनको ये नहीं पता, बस 500-500 रुपए पे बिक जाते हैं ये लोग।
महाराज ठीक है, आपसे मेरा क्या बहुत पॉइंटेड क्या ये सवाल था। आपकी बात को मैं जी बिल्कुल जी सर आंखों पे रखता हूँ, आप बिल्कुल जो कह रहे हैं वर्ड टू वर्ड सही है महाराज, लेकिन मेरा जी सवाल बिल्कुल पॉइंटेड था। क्या इस योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सीता को शर्मसार किया है या नहीं? सवाल सिर्फ इतना है। 110% शर्मसार किया। ये योगी नहीं है, पहली चीज तो ये भोगी है। जिस तरीके से आप देखोगे गोरखपुर में भी कितने बच्चों की हत्याएं हुई, हत्या कहूंगा मैं, क्योंकि वो मरे नहीं थे किसी बीमारी से, उनको ऑक्सीजन की कमी थी तो हत्या हुई थी। और आप देखोगे निरंतर ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। क्या इसी राम आभा राज्य की शुक्ला जी, परिकल्पना की थी हम लोगों ने? तो आभा योगी शुक्ला कहीं जी, से भी योगी नहीं है, बिल्कुल। भोगी हैं ये। महाराज आप जो कह रहे हैं मैं उस बात को सर आंखों पे रखता हूँ। आभा शुक्ला के पास समझ जाऊंगा। रहे? आभा शुक्ला जी, आप तो कानपुर से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, आप सोसाइटी को रोज देखती हैं, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आप अदरवाइज एक्टिव हैं। आपको पता है कि इस देश और खास करके हमारे, क्योंकि मैं भी वहीं का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं। आभा जी कितना सेफ फील करती है आप उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में तो पूरी तरीके से जंगल राज कायम हो चुका है। उत्तर प्रदेश में मुझे तो लगता है इनका जो नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मुझे तो लगता है वो नारा नहीं चुनौती था कि मुझसे अपनी बेटियां बचाओ। आप देखिए साक्षी महाराज जैसे ही चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले कुलदीप सेंगर से मिलने जाते हैं। क्यों, किस लिए, क्या साबित करना चाहते हैं कि नहीं हम उनके बलबूते पे चुनाव जीते हैं या उनका पीछे से सपोर्ट रहा है मुझे जो मैं चुनाव जीता हूँ। तो ये सरकार ही ऐसी है। असल में गलती में इनकी भी क्या दूं, ये पूरा सिस्टम ये सब करना तो उनको मोदी जी ने ही सिखाया है। जर्सी गाय वो बोलेंगे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वो बोलेंगे, तो इनका पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि इन लोगों ने महिलाओं की इज्जत करना सीखा ही नहीं। मट के हाथ आभा में जी आपसे एक फॉलो अप क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ। आपसे एक फॉलो अप क्वेश्चन है और बहुत छोटा सा है। इस देश के अंदर आधी जनसंख्या महिलाएं हैं, दूसरी आधी जनसंख्या पुरुष है, अमूमन तो यही माना जाता है और इतना ही होगा। आप मुझे बताइए औरतें कहाँ पीछे रह गई? औरत तो देवी है, दुर्गा है, शक्ति है, हजरत महल है, झांसी की रानी है। ऐसा क्या हुआ कि आज की तारीख में औरत जो है वो जीने की भीख मांग रही है? क्या हुआ आभा जी? जी बिल्कुल सही है। आपके प्रश्न में ही आपके प्रश्न का जवाब छुपा हुआ है। जैसे आपने कहा कि औरत देवी है, दुर्गा है। असल में औरत देवी या दुर्गा उसको कुछ भी मत मानिए, अगर उसको सिर्फ और सिर्फ इंसान माना गया होता तो आज स्थिति बेहतर होती। महिलाओं का शोषण, उसको सिर्फ देवी बना के, पत्थर की मूर्ति बना के उसको देवी कहा गया और फिर वाकई में उसको पत्थर की मूर्ति से बन दिया गया और उसका लगातार शोषण होता रहा। देखा खुशबू, ऐसा हो रहा है कि इस समय हमको ये समझ में आ रहा है कि लोग जीवन की भीख मांग रहे हैं। और ये सत्ता की बड़ाई कैसे पे है सर? क्योंकि हमें सत्ता के पास जाकर सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए बात करनी पड़ती कि आप हमें सुरक्षा दे दीजिए। बिल्कुल। संस्कृति में बलात्कारियों के लिए तिरंगा यात्रा निकालने की जगह कैसे बनी? कौन लोग हैं ये जो तिरंगा यात्रा निकालते हैं? हाथरस में भी लोग पंचायत निकालने के मूड में है। आखिरकार ये कौन लोग हैं? यत्र नार्यस्ते रमन्ते देवता वाली संस्कृति में इन सब चीजों की जगह कहाँ है? कैसे आई ये सब चीजें? सबको साथ में रखें। एडवोकेट राणा साहब, आपने सुना किस तरीके से अलग अलग वक्तव्य इस समय, लेकिन एक सुर। इसका लीगल एस्पेक्ट कुछ बताएंगे एडवोकेट राणा साहब कि ये क्या है माजरा कि पॉलिटिशियंस जो सत्ता में आते हैं उनका काम है कंट्रोल करना पूरे के पूरे मामले को, प्रशासन को, लोगों को सिखाना इत्यादि। संवैधानिक तौर पे क्या भूल हुई है? क्या संविधान कुछ गड़बड़ है हमारा? बिल्कुल। सर 500 से ज्यादा 548 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने हैं निशांत, लेकिन उसी के साथ जो सबसे बड़ी बात बनती है कि अभी भी सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की बात नहीं है, इंसाफ ही नहीं मिल रहा है। महिला सुरक्षा घर से बाहर निकल के बात करें तो उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। सत्ता बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रही है,
विशाल लेकिन ये जी, चेतावनी सबसे पहले आपने प्रोग्राम का जो शीर्षक रखा है उन्नाव से हाथरस तक, मैं थोड़ा और पीछे जाऊंगा, आप जाइए कठुआ चले जाइए। कठुआ में रेप हुआ, जो हमारा शासन प्रशासन, इवन जो हमारी जो वकालत करने वाले जितने वहां वकील थे, वो कहाँ पाए गए, किस तरफ खड़े थे? वो सब खड़े थे बलात्कारियों की तरफ। उसके बाद मेरे ख्याल से कुछ आपकी आवाज पहुंचने में कुछ तकनीकी तकलीफ है। मैं चाहूंगा कि दोबारा कनेक्ट करें आपको ताकि हो, लेकिन यही सवाल लेकर के मैं अमित राय के पास चलता हूं। अमित राय जी, आप तो भोजपुरी फिल्मों के कलाकार अदाकार हैं, क्या आपको लगता है कि भारत की राजनीति के अंदर कुछ कलाकारी चल रही है? किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे के पूरे मामले को, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बाकी जगह हो अमित जी? क्योंकि हो ये रहा है कि लोग चुन के भेजते हैं सरकारें बेहतर करने के लिए, समाज की बुराइयों को कम करने के लिए, पर यहां तो बढ़े जा रहा है, उल्टा हुआ जा रहा है। क्या माजरा क्या है हमारे हिंदी बेल्ट के साथ? सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने बोला कि उनके कलाकारी की बात की, तो उसके बारे में मैं कहूँगा कि सर हम लोग बहुत छोटे हैं उनकी एक्टिंग के आगे। ये लोग तो इतने बड़े कलाकार आए हैं देश की आज़ादी के बाद कि मुझे लगता है कि अगर ये फिल्मों में होते तो शायद बड़े बड़े कलाकारों के पेट में लात मार दी होती। ये लोग इतने बड़े एक्टर हैं। अब बातें हैं हिंदी बेल्ट में, तो इससे पहले कि मैं इस टॉपिक के बारे में बोलूँ, मैं एक चीज सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो हमारे तथाकथित माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, इनका एक भाषण बहुत पहले प्रचलित हुआ था जिसमें इन्होंने कहा था कि कब्र में से लाश निकाल के उसके साथ बलात्कार करो। ये इनकी मानसिकता बताती है। इस मानसिकता के व्यक्ति को अगर आप मुख्यमंत्री बनाएंगे तो आप समझ लीजिए कि उसकी संवेदना क्या होगी बलात्कारियों के लिए और क्या संवेदना होगी पीड़िता के लिए। जो आदमी लाश के साथ बलात्कार करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा हो लाश के साथ, तो उसका मतलब कि बलात्कार उसके लिए खेल, बदला या इन चीजों से उसको इससे बिल्कुल मतलब नहीं। उसका जो मानवीय पक्ष होता है उससे उसका कोई मतलब नहीं है। बाकी उनका आपराधिक बैकग्राउंड आप जानते ही हैं कि कितना शानदार रहा है। तो जब एक सवाल ये उठता है, अमित जी, सवाल ये उठता है, बड़ा सवाल तो ये उठता है, आपने बिल्कुल सही कहा कि उनका खुद का आपराधिक बैकग्राउंड है, बिल्कुल सही कहा आपने। सवाल ये उठता है, पब्लिक को क्या हुआ है, वोटर को क्या हुआ है? अपराधियों को चुन के भेजने लगी, राम राज्य मांगने वालों को रावण चुन के भेजने लगी। अब जब रावण को चुनेंगे तो फिर ये सब तो होगा। तकलीफ क्या है, मानसिक तकलीफ क्या है लोगों के अंदर? सर, इसी बात पे मैं आना चाह रहा था कि हिंदी बेल्ट में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम जाति से, धर्म से और इन चीजों से हम ऊपर नहीं उठ पाए हैं। हम कितनी भी बातें करते हैं, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो हम अपना धर्म देखने लगते हैं, हम अपनी जाति देखने लगते हैं और फिर वही उसी का उल्टा स्वरूप हमारे सामने आता है। अब जैसे जो अभी हाथरस का केस है, हाथरस के केस में एक जाति विशेष के लोगों को बचाने के लिए पूरा महकमा लगा हुआ है, क्योंकि वो करके वो मुख्यमंत्री को खुश करना चाहता है। यहाँ सोच का तरीका बदल गया है। हम एक पीड़िता को नहीं देखते, हम उसको दलित देखते हैं, हम उसको मुसलमान देखते हैं, हम उसको हिंदू देखते हैं। समस्या जब तक ये सोच रहेगी इंसान की, तो आप कभी खुद ही जस्टिस नहीं आ पा सकते, क्योंकि आप जस्टिस वाला अप्रोच ही नहीं कर रहे हैं। आप पीड़िता नहीं समझते हैं। आप देखिए इतना बड़ा कांड हुआ, कठुआ से लेकर के आप हाथरस तक आइए, हाथरस में इतनी जघन्य कांड हुआ है, उसके बाद भी उन अपराधियों के पक्ष में भी बोलने वाले लोग खड़े हैं। क्या उनके घर में वो बेटियां नहीं होंगी? क्या उनके घर में बहनें नहीं होंगी? क्या उनको नहीं समझ आता होगा कि एक महिला के साथ अगर अत्याचार होता हो, अगर ऐसा उनके परिवार में हो जाए तो क्या होगा? लेकिन समस्या ये है कि हमारे यहाँ हम सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। और दूसरा, जो हमारी हिंदी बेल्ट में ज्यादातर मैं बता रहा हूँ कि हम बोलते जरूर हैं, हम संस्कृत तो हिंदी बेल्ट से ही आई है। संस्कृत में जरूर बोला जाता है कि रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहां पे देवता निवास करते हैं। बोलते जरूर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हिंदी बेल्ट की कोई भी संस्कृति देख लीजिए, आप कहीं पर भी चले जाइए, आप देखिए बोला बहुत कुछ जाएगा, लेकिन पर्दे में भी हम ही रखते हैं, हम उनको आगे भी नहीं बढ़ने देते हैं। हम उनको, अभी मैं एक बीजेपी के विधायक थे, उनकी बात सुन रहा था, इतने बेशर्म व्यक्ति, वो बोले कि
माँ बाप का ये धर्म है कि वो लड़की को चलना सिखाए, बैठना सिखाए, बोलना सिखाए। मतलब उनको कौन सी चाल पसंद है? कंगना वाली चाल पसंद है? की लड़की का चाल तो शायद नहीं पसंद आया था, इसलिए वो उसके विरोध में जितना, या उसको गलत सिद्ध करने में जितना अपना दम लगा सकते हैं लगा रहे हैं। कंगना के लिए देखिए राय साहब, ऐसा है कि आप भारतीय जनता पार्टी की जब बात करते हैं तो मैं तो अपने कई वक्तव्यों में 10,000 डिबेट्स में कह चुका हूँ नेशनल टेलीविजन पे, मुंह पे, कि ये तो बलात्कारी जनता पार्टी है। इसलिए इसके बारे में टीका टिप्पणी करने से अपना जुबान खराब होता है। सवाल ये उठता है खुशबू कि हमें ये देखना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है, उसकी अब आगे क्या खुशबू? ये सर मैं थोड़ा सा समय लेना चाहता हूं सर। एक चीज मैं बोलना चाह रहा था, मैं उसी में मेन आना चाहता हूं जो आपने बोला ना कि आखिर जनता को क्या हुआ है। दरअसल जनता के साथ ये सब जो चीजें हरकत की जा रही हैं शासन की तरफ से, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोग अब यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ अपराध नहीं होता, ये सिद्ध करना है। तो इसका दो तरीका होता है, या तो हम अपराध को खत्म कर दें या फिर अपराध के विरुद्ध में बोलने वालों को खत्म कर दें। ये सब चीजें करके, ये जैसे ये तो राजनीतिक लोग सोच सकते हैं। इससे पहले कि अगर वो ये सोचें, खुशबू मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि इस देश का बहुत सारे मंगल पांडे हैं इस देश में। अगर राजनीतिक लोगों ने ये सोचा कि वो लोगों को खत्म करेंगे, इन्हें नहीं पता कि कर्नल गद्दाफी का जो हाल हुआ था वो देश इन लोगों का कर देगा। खैर खुशबू, आप कुछ कह रही थी। बिल्कुल, मैं क्योंकि आप भोजपुरी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और जी। हम अक्सर कोई ना कोई ऐसी चीजें भोजपुरी इंडस्ट्री से देखते हैं जो कि कार्टून का अगर एक पोस्ट देखते हैं तो वो सेक्स को ठीक साबित करने के लिए इसी तरह की चीजों को अपना तथ्य के तौर पर लेते हैं। क्योंकि आप भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं, आपको तमाम वो चाहे वो भाषा के नाम पर जो नंगा परोसी जाती है, और उसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि तमाम चीजों को दिखाने का भी एक प्रोसीजर होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही पूरी तरह से फ्रेम करके क्यों दिखाया जाता है? भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ महिलाओं को ही पूरी तरीके से, या ये कहीं पूरी दिखा रहे हैं उसे, उस पर आप कैसे देखते हैं? अमित राय, आपकी मेरी आवाज में ठीक है, वो डिस्कनेक्ट हो गए। ये सवाल आप ले जा सकती हैं देव सुरभि जी के पास। देव सुरभि, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि भोजपुरी इंडस्ट्री, आपने सुना होगा देव सुरभि जी, तो हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस? जी देखिए, जो exact term is making objectifying women. That is what we see in the Bhojpuri industry. We see it in Bollywood. We see it rampantly across our country. आई थिंक खुशबू, आई थिंक इसमें कहीं पे कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, तो मैं चाहूंगा कि अगर हम एक ब्रेक ले लें और टेक्निकल एरर को ठीक कर लें। विल दैट बी गुड आइडिया? ओके, तो मैं तब तक आभा जी के पास जाना चाहूंगा इस चीज़ के ऊपर कि जब तक खुशबू थोड़ा टेक्निकल एरर ठीक करती हैं। आभा जी, आपने ये सुना कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर हमारे लोगों के साथ जो भी तकलीफें आ रही हैं उसके अंदर एक राजनीतिक पलड़ा जो है वो अलग ही जाता हुआ दिख रहा है। आपका टेक क्या है इस चीज पे आभा जी? आई थिंक आभा जी इज नॉट ऑन स्क्रीन। क्या देव सुरभि जी, आपको मेरा सवाल समझ में आया? क्या सुनाई दिया आपको? अगर सुनाई दिया तो काइंडली आप एक्सप्लेन। मैं सुनी नहीं, वो जो ऑब्जेक्ट फिल्म इंडस्ट्री का जो था प्रश्न। जी, तो मैं कह रही थी कि औरतों को बहुत समय से ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। वो आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को ही ले लीजिए, बॉलीवुड को ले लीजिए, पूरे देश में ले लीजिए। सेक्स सेल्स, और सेक्स को सेल करने के लिए ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, उनके बॉडी पार्ट्स को सेल किया जाता है। अब मैं इस चीज पे यही कहना चाहूंगी कि जब हमारी जो बहुत गर्व से लोग कहते हैं कि हमारी संस्कृति औरतों की रिस्पेक्ट करने की संस्कृति है, बट उसके पीछे जो छुपा हुआ बहुत बड़ा एक धुरंधर, इट्स लाइक अ बीस्ट, कि हम औरतों को ओहदा कम देते हैं। और मनुस्मृति में ही लिखा हुआ है कि
जो औरत है उसको जानवर की तरह ट्रीट किया करना चाहिए। तो ये हिपोक्रेसी कोएग्जिस्ट्स इन आवर कंट्री साइमल्टेनियसली। इसलिए जब आप देखते हैं कि एक तरफ हम बोलते हैं कि औरत देवी समान है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि औरत को ऑब्जेक्टिफाई करके फिल्म्स में ऐसे सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह सेल किया जाता है। तो इस ऐसी सिचुएशन में हमारी जो पॉपुलेशन जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है मेजॉरिटी, तो वो कहाँ से इस लॉजिक को एस्टेब्लिश कर पाएगी कि मैं देवी का तर्क अपनाऊं या मैं ऑब्जेक्टिफाइंग का तर्क अपनाऊं। तो एवरीबडी इज वेरी कंफ्यूज्ड, दे डोंट नो एंड दे डोंट हैव एन आइडिया। और हमारी एजुकेशन सिस्टम इतनी एडवांस नहीं है जहाँ पे सेक्स एजुकेशन दिया जा रहा हो या कंसेंट के बारे में बताया जा रहा हो बच्चों को बड़े होते वक्त। जब लड़कों को ही बड़े होते वक्त इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है कि भैया जैसे कि भगवान समान पैदा हो गया हो, तो ऑब्वियसली जब बड़ा होगा तो औरत की इज्जत करेगा ही, उसको जूती के समान। आप इससे पहले कि खुशबू आप कुछ कहें, देव सुरभि जी, इससे पहले कि खुशबू टेक ओवर करे इस बात को, मैं एक बात साफ कर दूं भैया, ये तो मेरा खुद का डर है कि बिना सेक्स एजुकेशन के जब सेक्स को इतना एक्सप्लॉइट किया जा रहा, अगर भगवान ना करे सेक्स एजुकेशन होने लगी तो किस उम्र से एक्सप्लॉइटेशन होगा। क्या कहती खुशबू जी आप? बिल्कुल, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि फिल्मों में, भोजपुरी फिल्मों में, तमाम गानों में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ऑब्जेक्टिव दिखाया गया, तो उसे आप कैसे देखते हैं? ये प्रश्न शायद मुझसे है आपका। हेलो, आभा शुक्ला जी से। ओके, अमित जी शायद आवाज का कुछ इशू है, मैं आपसे लेना चाहूंगा। विष्णु विनोद महाराज को ले चलते हैं। महाराज आप बताएं इसमें क्या, जो खुशबू ने पूछा उसके बारे में आपका क्या संदर्भ है? देखिए निशान जी, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे भारत में जो है वो अज्ञानता है। इस धरती का सबसे बड़ा पाप जो है ना, वो अज्ञानता है। अब इसमें अज्ञानता मैं बोल रहा हूं तो वर्तमान में हमारे साथ क्या हो रहा है ये लोगों को पता नहीं है। अब ये जितना प्रकरण चल रहा है, आप एजेंडा 21 इसको पढ़िए, ठीक है, ID 2020 इसको पढ़िए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बनाया गया है उसको पढ़िए। ये मैं 3 मेजर बता रहा हूं, इनके ऊपर डिबेट बैठाइए आप, क्योंकि आप लोगों को इन सब की नॉलेज होना जरूरी है। आप लोग समाज में बताएंगे कि हो क्या रहा है इस समय, और अगर आप नहीं बता पाए और समाज को अवेयर नहीं कर पाए तो ये समाज बहुत पहले से टूटता चला जा रहा है और टूटता चला जाएगा। एजेंडा 21 क्या है, क्या इनके एजेंडे में है? ये योगी मोदी या आप समझ लीजिए कोई अमित शाह का काम नहीं है। ये वर्ल्ड वाइड हम लोगों के साथ क्या तमाशा किया जा रहा है और उसको ही यहाँ भारत में अप्लाई किया जाता है। तो इन सबको स्टडी करना जरूरी है। विष्णु जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि 2014 के बाद हमेशा कहा गया कि हिंदू खतरे में है, तमाम तस्वीरें दिखाई गई, लेकिन असलियत में अगर देखा जाए तो बेटी खतरे में है। बेटी सुरक्षा पे बात नहीं है, उसके साथ रेप हो रहे हैं, उसको पेट्रोल डाल के जला दिए जा रहे हैं, लेकिन उस पर क्या, मतलब अगर हिंदू खतरे में था तो बेटियों के अत्याचार की बात कहां से आ गई? उस पर क्यों से सुरक्षा नहीं है? देखिए, पहली बात तो आज आपको मैं बड़ा स्पष्ट बता देता हूं कि हिंदू का जो मतलब है, जिसको हम हिंदू बोलते हैं, हिंदू का कोई हमारे संस्कृति में कोई मतलब ही नहीं है। इस चीज को भी स्टडी में रखिए। हिंदू एक फारसी का शब्द है और उसका मतलब जो होता है काला चोर, डकैत। और हम हिंदू राष्ट्र डकैतों का एक राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। यहां सब पता, बस चले जा रहे हैं, जो सिस्टम पढ़ाया रहा है हमारे को बस वही पढ़ रहे हैं, उसके बेस में नहीं जा रहे। हम सनातन हो सकते हैं, वैदिक हो सकते हैं, लेकिन हिंदू ये शब्द बड़ा, आप इसको स्टडी करिए तब हिंदू बताइए कि हिंदू क्या है, हिंदू का मतलब क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बेटी पढ़ाओ निशान जी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। और महाराज आपने जो हिंदू शब्द को लेकर के अपनी बात रखी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं चाहूंगा कि पूरा देश कम से कम, जब आगे चर्चा कर रहे हैं इस टॉपिक में, उससे पहले एक पॉइंटर लेके चले कि विष्णु विनोदम महाराज जी ने जो बात कही हिंदू के शब्द को लेके, क्या हमारी ये मुहिम नहीं होनी चाहिए कि फिर हम इस हिंदू शब्द को अपने धरती से हटाएं
क्योंकि अगर हिंदू जो है वो एक इम्पोर्टेड शब्द है, उसका जो मतलब है, मान्यता है, वो एक है, तो फिर जो सनातन धर्म को हम फॉलो करने की बात करते हैं, उसमें जो शब्दावली है उसका प्रयोग अगर भारत में किया जाए तो फिर भी तार्किक होगा, तर्क संगत होगा। लेकिन जिस तरीके से महाराज आपने बताया, निशान जी, हमारी जो संस्कृति है वो एक्चुअल हमारी जो प्रथा है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी, जो विद्यालय हम बोलते थे, ये सारा कुछ खत्म कर दिया गया। विद्या जो थी, विद्या और शिक्षा में बड़ा अंतर है। शिक्षा अलग चीज है, विद्या अलग चीज है। तो यहां पर ये समझने योग्य है कि विद्या क्या है, शिक्षा क्या है, जो हमारे को सारा मेरे ख्याल से स्क्रीन पे फ्रीज हो गई है। आभा शुक्ला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी। अच्छा, तो आभा जी, मेरा आपसे एक बहुत छोटा सवाल है कि जिस तरीके के हालात बना रखे उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से महिलाओं के साथ, चाहे वो दलितों के साथ, चाहे वो हर मामले में ब्राह्मणों के साथ, ये जो उत्तर प्रदेश ने कर रखा है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर रखा है, आप क्या मानती हैं कि इस तरीके से कब तक चलेगा, और अगर इसको रोकना है तो इसमें महिलाओं का क्या योगदान होना चाहिए? आभा जी। जी जी, निशान जी, आप सुन रहे हैं मेरे को? हाँ महाराज, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, अभी आभा जी के सबसे पास। पहले तो जी जी, उसके बाद हाथरस वाले मामले के बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि नैतिकता नाम की भी कोई चीज होती है, और अगर योगी आदित्यनाथ में जरा भी नैतिकता नाम की चीज बची है तो उनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। चलिए, मैं एक मिनट आपको रोकता हूँ। आभा जी, मैं आपको रोकता हूँ, क्योंकि आपने जो कहा ये तो होने वाला नहीं है। अब आप बताएं कि महिलाओं को क्या करना चाहिए, पुरुषों को क्या करना चाहिए, उत्तर प्रदेश वासियों को करना चाहिए, भारतवासियों को करना चाहिए, क्योंकि नालायक हैवान बैठे हैं। क्या करना चाहिए बताइए आप। महिलाओं के पास सड़क पे उतरने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है, और सड़क पे भी जब महिला उतर रही है तो उसके साथ आप समझ रहे हैं कि प्रियंका गांधी जैसी स्ट्रॉन्ग लीडर को के कॉलर पे अगर पुलिस वाला हाथ डाल रहा है तो आम महिला को किस तरीके से ट्रीट करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे? बिल्कुल सही बता रही हैं आप, लेकिन मैं लेकर के जा रहा हूँ एडवोकेट राणा के पास। एडवोकेट राणा जी, ये लय में जा रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपको? आप मुझे सुन पा रहे हैं साहब? आप अगर, हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से वक्तव्य निकल के आ रहा है, और आभा शुक्ला जी ने भी ये कहा कि महिलाओं को सड़क पे उतरना पड़ेगा, लेकिन अगर महिलाएं भी सड़क पे उतरती तो भी उनके साथ जिस तरीके से बर्बरता, बदतमीजी की जाती है, प्रियंका गांधी का एक एग्जाम्पल है। सर, आप एक एडवोकेट है, आप बताइए कि जिस देश के अंदर संविधान जीने का अधिकार देता है, लेकिन संविधान को चलाने वाले, प्रोटेक्ट करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, पुलिस हो, जब वो खुद पुरुष महिलाओं के खिलाफ हो जाएंगे तो सर, संवैधानिक तौर पे जब कुछ नहीं हो रहा है तो फिर आप बताइए, एडवोकेट होके बताइए कि मंगल पांडे क्यों ना पैदा किए जाए, क्यों ना इन सरकारों को कायदे से हम पुरुष और ये स्त्री, भारतवासी सब मिलकर के असंवैधानिक तरीका माना जाएगा, माफ कीजिएगा, लेकिन उखाड़ के फेंक दें। कब तक ये रोएंगे हम? एडवोकेट राणा। जहां तक संविधान की बात है, एक बार एक किसी महापुरुष ने कहा था कि संविधान जो है ना हमारे दिलों में होता है। हम अगर इस संविधान को मानेंगे ही नहीं ये लोग, तो फिर हम संविधान का क्या करेंगे? उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप ये बताइए, वह इस जो महिला के साथ जो इस जो बच्ची के साथ हुआ है, ये पहले भी ये पहला रेप नहीं है, ये आखिरी रेप नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है कि जो हमारी जो सत्ता पक्ष है उसका रवैया क्या होता है ऐसा इंसिडेंट होने के बाद। अब ये देखिए, आसिफा का रेप हुआ कठुआ में, तो सारा गवर्नमेंट थी वो रेपिस्ट के साथ खड़ी दिखाई दी। उसके बाद उन्नाव हुआ, उसके बाद वो चिन्मयानंद वाला हुआ, उसके बाद ये हुआ। ये आप ये देखिए कि ये हैरानी की बात ये है कि सारा का सारा जो गवर्नमेंट का तंत्र है वो सिर्फ अब संभव जो लागू करने वाले लोग हैं, आप देखिए जुडिशरी लाचार होती जा रही है। वो फैसले, हमारे गृह मंत्री कहते हैं जी अदालत को ऐसे फैसले देने चाहिए जो प्रैक्टिकल हो। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? और दूसरी बात ये है कि जब उसका रेप होने के बाद पहला फर्ज है उसको मेडिकल ट्रीटमेंट में नेग्लिजेंस की गई, डिलिबरेट। नंबर 2, उसको दिल्ली आया गया बहुत लेट। आप निर्भया के केस में देख लीजिए, शी वॉज प्रॉम्प्टली ट्रीटेड, द कल्प्रिट्स वर हंटेड डाउन लाइक डॉग्स,
they were put to the gallows. Now this and that woman was taken to सिंगापुर फॉर ट्रीटमेंट, उसको सिंगापुर ले जाया गया सरकारी खर्चे पे, चार्टर्ड प्लेन पे। उसके बाद नॉट ओनली क्वाइटली राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस फैमिली अंडर द, उनका बेटा आज पायलट है, उनकी माली हालत बहुत अच्छी है। और सब ये सब बिना बताए आपने जो बात कही है एडवोकेट राणा, आपने जो बात कही वो मेरे लगभग दिल की बात है। मैं इस बात को लेके देव सुरभि के पास जाता हूँ। देव सुरभि जी, अगर संविधान लाचार है, कोर्ट लाचार है, पुलिस लाचार है और भारतीय जनता पार्टी का शासन में आने के बाद लोगों पे अत्याचार है, क्या किया जाए? कब तक चुप रहा जाए? क्यों रहा जाए? भारतवासी हैं, भारत से प्रेम करते हैं। बेटियों, क्या तकलीफ, इस तकलीफ को दूर करने का कोई एक इलाज बताएंगे देव सुरभि जी? ये संवैधानिक तरीका नहीं होगा, लेकिन मैं क्लियरली यही कहूंगी कि अगर भाजपा को इस देश से उखाड़ के फेंकना है तो हम सारे लोगों को सड़क पे उतर के ये सारा मिलके करना पड़ेगा। I have to interrupt you, देव सुरभि जी। आपने कहा ये संवैधानिक तरीका नहीं होगा। दर्शकों से मैं आज ये जानना चाहता हूं कि जब किसी लड़की का बलात्कार होता है बड़ा संवैधानिक होता है, उसका मर्डर होता है बड़ा संवैधानिक होता है। एडीजी पुलिस उत्तर प्रदेश कहता है कि कपड़ों पे स्पम्प्स नहीं मिले और एम्स कहता है या दिल्ली हॉस्पिटल कहता है स्पम्प्स मिले और बलात्कार है, ये संवैधानिक होता है? किस संविधान की दुहाई दे रहे हैं? उस किताब की जिसको लेकर के खाली कोर्ट पे बैठा जाएगा या उस संविधान के नियमों को जिसका पालन किया जाएगा? अगर इसी तरीके का रहा देव सुरभि जी तो आप पॉलिटिशियंस के खाली जो शब्द हैं इनसे कुछ नहीं होगा। मैं इतने सारे पॉलिटिशियंस के साथ रोज इंटरेक्ट करता हूं। मैं देव सुरभि जी आपको नहीं कह रहा हूं, मैं इन जनरल कह रहा हूं कि जिस तरीके से राजनेता जब अपनी सरकार होती है, जब विपक्ष में होते हैं, बातें करते हैं, अंततः मरती वो लड़की है जिसके साथ बलात्कार होता है और मर्डर होता है। अमित राय जी, ये कौन सी बड़ी फिल्म चल रही है सर? ये फिल्म चल रही है जिसके अंत में गब्बर सिंह मारा जाएगा और वो गब्बर सिंह चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे कोई और, राजनीतिक तौर पे मारा जाएगा। सर, राजनीतिक अंत ही इस देश को फिर से खुशहाली की तरफ ले जा सकता है। इन लोगों का राजनीतिक अंत ही, क्योंकि अभी रामसेना सर के जो प्रमुख थे वो जो सर बात कर रहे थे वो बिल्कुल उनकी बात सही है कि ये एक पूरा एजेंडा लाया गया है। इनकी जो सोच है, संघ की जो सोच है, उसको समाज में उसको धीरे धीरे, उनकी सोच ही यही है। वो औरतों को वैसे भी दोयम दर्जे का समझते हैं, वो उनको यूज करने वाली चीज समझते हैं, तो वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले उन्होंने 2014 में लोगों को धीरे धीरे मानसिक विकलांग बनाया। मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, मानसिक विकलांग शब्द यूज नहीं होता तो मानसिक दिव्यांग बोल लीजिए आप। समाज में लगभग 20-25% लोगों को मानसिक दिव्यांग बना दिया गया है और समस्या यह है कि उन्हीं की आवाज सबसे ज्यादा दिखाई जाती है। जो जैसे मानसिक दिव्यांग होता है, सरकार उसको पूरा प्लेटफॉर्म देती है कि हाँ इनको आगे लाया जाए। कुछ चैनलों में देखिए मानसिक दिव्यांग एंकर्स हैं जिनका काम ही है पागलों की तरह चिल्लाना और पता नहीं क्या क्या बातें करना, है ना। तो इन लोगों को आगे ला करके जो अर्नब की बात कर रहे हैं, अर्नब गोस्वामी की बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, उसका लेफ्ट साइड जो है उसके अंदर 2 बूंद कम थे तो दिमागी पोलियो हो चुका होगा। खैर आप आगे बोल सकते हैं। बिल्कुल। और सर जो इनको प्रोजेक्ट कर करके पूरे भारतवर्ष में बाकी 60% लोग जो हैं उनको इनके हिसाब से जीने के लिए तैयार किया जा रहा है कि अब आप ये सोच लीजिए कि भाई अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ ने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जो हाथरस में किया है। इससे दो तरह के बातें जाती है। एक तो बात ये जाती है कि ये सरकार गलत कर रही है, सरकार के खिलाफ कुछ करना चाहिए। दूसरा ये कि भाई अब ये सरकार कुछ भी कर सकती है, अब अगर हमारी बेटी के साथ बलात्कार हो तो चुपचाप हम उसको घर में रख लें, बाहर ले जाएंगे तो बेटी तो हाथ से जाएगी ही जाएगी, सरकार भी हमारा कुछ नहीं करेगी और हमारी बेइज्जती अलग से होगी। अब धीरे-धीरे खुशबू आप आए, मैं एक अपनी लाइन कहना चाहता हूँ। आप इससे पहले के बात रखें। हामिद जी ने जो बात करी, मैं दर्शकों को बता दूं कि अगर सरकार ये सोचती है कि बलात्कार की हुई बेटियों के साथ न्याय नहीं होगा, मान के चलिए ये देश जो है ना, ये इनका राजनीतिक बलात्कार कर डालेगा पार्टियों का। खुशबू जी। बिल्कुल सर, लेकिन अगर ट्रैक उठा को
देखते हैं तो 7.8% रेप जैसी और मॉलेस्टेशन तमाम घटनाएं बढ़ी हैं। 574 से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने हैं, लेकिन मुजरिमों के दिल में डर नहीं है। डीएस राणा सर, मेरा सवाल आप ही से है कि 564 निर्भया के बाद नए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने, लेकिन न्याय कहाँ है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है? You want me to answer this? Yes. अब मुझसे कह रही है, मुझसे सवाल किया आपने खुशबू? जी, मेरा सवाल आप ही से है। हाँ, देखो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जब आप जाते हैं तो एक जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दो अलग अलग चीजें हैं। अगर एग्जीक्यूटिव उसको पेश ही नहीं करेगा कोर्ट्स में और वो शुरू से लगा हुआ है, क्या वो जो एडीजी है वो क्या एक मेडिकल एक्सपर्ट है जो बता रहा है कि रेप नहीं हुआ है? जब वो पहले जुडिशरी जो है वो करना ही नहीं चाहती है इसको। प्रशांत सर, साफ तौर पे यही है कि बलात्कार भी बेटी के साथ होगा, न्याय भी उसके साथ नहीं होगा और तथ्यों के साथ भी छेड़छाड़ करके उसी को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ेगा। देखिए विष्णु विनोदम महाराज जी, आप तो ये बात बहुत भली भांति जानते हैं कि भारत के अंदर इतिहास रहा है सबसे बड़े इतिहास तो ये नजदीक के रहे कि 2002 के दंगे कराने वाले आज प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। छूट गए तो बन गए। ये बड़ा आसान तरीका होता है, कैसे जैसे एडवोकेट राणा ने बताया कि प्रोसिक्यूशन जो है वो इतना उल्लू बनाता है कि बेचारा कोर्ट भी क्या करेगा। लेकिन राजनीतिक तौर पे महाराज आप ये समझिए कि 2013-14 में जब इलेक्शन के लिए नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, तब वो माँ बेटी की सरकार को टारगेट करते थे और कहते थे बलात्कार हो रहे हैं, खास करके बलात्कारों को लेकर के, और माँ बेटी की सरकार करते थे। उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो कहते थे कि भाई चाहे बलात्कार उधर उस समय हुआ हो चाहे इस समय हुआ हो, बलात्कार होता है, उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए, आप तो वृंदावन में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में हाथरस का कांड देखिए, लोग सवर्ण क्लास के लोग घेर के बैठे हैं उस इलाके को और चैलेंज कर रहे हैं उन लोगों को जिनका जो विक्टिम की फैमिली है। ये अजय सिंह बिष्ट, क्या ये 2 दिन भी और चलने लायक है? राम सेना क्या कर रही है इस बारे में? देखिए, मैं कल गया था हाथरस और वहां के हालातों को देखा। पहली चीज तो जो गलती से निकल गया आपके मुंह से दुष्ट, वो सही है। गलती से परमात्मा ने निकाल दिया, वो सही है। इतनी दुष्टता, इतनी निर्दयता मेरे हिसाब से मैंने तो अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी और निशान जी आपने भी नहीं देखी होगी। जिस तरीके से आज पूरा प्लेटफॉर्म भारत का ध्वस्त होता चला जा रहा है, और इन लोगों को सच ये है कि ये सिस्टम प्रोड्यूस करता है, ये सिस्टम खराब है। जिस तरीके से आपने बोला संविधान का ये जो पूरा पिरामिड बना हुआ है, ये सिर्फ लूट तंत्र पे बना हुआ है। तो ये डकैत हैं जो आज व्हाइट कॉलर बन के बैठे हुए हैं, इन डकैतों को सिस्टम प्रोड्यूस करता है, बनाता है। तो मेरा सवाल आपसे था राम सेना इस पे क्या कर रही है? क्योंकि राम के नाम पे इस देश में राजनीति होती है, मैं जानता हूं आप नहीं करते, लेकिन राम के नाम पे इस देश में राजनीति होती है, वोट बुनाए जाते हैं, सत्ता में आया जाता है, और महिलाओं और बच्चियों को, मैं जिनको सीता के रूप में देखना चाहता हूं, उनको हैवानों के मुंह में डाल दिया जाता है। राम सेना क्या कर रही है? ये मेरा सवाल था महाराज आपसे। देखिए, पहली चीज तो सिस्टम कलयुग का चल रहा है और यहाँ राम बहुत वीक है, इसलिए राम सेना भी जूझ रही है इन हालातों से। धन दौलत सारी संपदाएं इन लोगों के पास। खुशबू, क्या कर राम और राम सेना की जब ये परिस्थिति है तो सीता का क्या होगा? ये बड़ा विचार करने वाला चीज है। खुशबू, आप कुछ कहना चाहते हैं? और क्या है? नहीं, चीरहरण तो द्रौपदी का हुआ था। यहां सीता तो मैं मान के चलता हूं कि अगर इस समय स्वर्ग में बैठ के राम से बात कर रही होंगी, तो ये मैंने कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ा था, वो मैं अपने शब्दों में कहता हूं, तो वो ये कहती होंगे कि राम तुम्हारे भक्त ऐसे हैं, शुक्र मनाओ तुम और मैं इस समय पृथ्वी लोक में नहीं है, नहीं तो मेरा क्या किया होता इन भक्तों ने। खुशबू, ये राणा सर, इसी पर मैं आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी कि इस टाइम न्याय के बारे में सत्ता से पूछना ही गलती है। आप एक एडवोकेट हैं और ये पूरा का पूरा प्रशासन करप्ट है, लेकिन उसके बावजूद आज की जो सीता है वो न्याय मांग रही है,
उस पर क्या आप लोग करते हैं और क्या एक न्यायपालिका खड़ी शुरू की जाएगी जिस पर इंसाफ मिल सकेगा? आपका सवाल किससे है? एडवोकेट राणा, आपको आवाज आ रही है? आई थिंक उन तक आवाज नहीं पहुंची। आभा शुक्ला, आप तक आवाज आ रही है? आभा, मेरा सवाल आपसे यही है, आप भी लड़की है, मैं भी लड़की है, इंसाफ की कितनी उम्मीद रह गई है आज के वक्त में आपकी नजर में? जी, आपने मुझसे पूछा? जी। देखिए खुशबू जी, मैं एक बात यहाँ पे बहुत बहुत क्लियरली कह देना चाहूंगी, जैसे अभी अमित जी ने कहा कि ये जो एजेंडा है ये संघ का एजेंडा है और ये लोग ऐसा इन्होंने ये सब कुछ कर रखा है। तो मैं ये आपसे कह देना चाहूंगी कि बात अगर हम औरतों के सम्मान की आती है तो समाज में सब नहीं है। आप देखिए कुछ समय पहले किसी नेता ने ये भी कहा था कि लड़के हैं उनसे गलती हो जाती है। दिग्विजय सिंह ने संसद में महिला सांसद को पंचमाल कहा था। तो ये सिर्फ किसी पार्टी विशेष का नहीं है, ये एक पितृसत्तात्मक सोच है जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां जकड़ी हुई है। और इससे अगर हमें लड़ना है तो इसके लिए हम महिलाओं को ही संघर्ष करना होगा। कोई कांग्रेस, सपा, भाजपा, बसपा हमारा मसीहा बन के हमें न्याय नहीं दिला सकती। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से जी आभा जी, खुशबू, हम शायद अपने आखिरी पड़ाव में मेरे ख्याल से अंतिम एक कमेंट ले लेना चाहिए इस समय। थोड़ा सा तकनीकी तकलीफ भी आज रही, पता नहीं क्यों कौन वॉच मार रहा है हमारे प्रोग्राम पे, पर जो भी है सच तो हम बोलेंगे ही। तो मैं अंतिम कमेंट्स के लिए दावत देता हूं सबसे पहले अमित राय जी के लिए। बेसिक सवाल तो सबके लिए एक ही है कि ऐसे माहौल में जहां पे उत्तर प्रदेश के अंदर ये हालात हैं, देश के अंदर ये हालात हैं, कॉमन क्वेश्चन है तो मैं शायद रिपीट ना करूं इसको, काइंडली बेयर विद मी, कि देश और उत्तर प्रदेश जैसे हालात जो खड़े हो चुके हैं महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, और जिस तरीके से बेटी पढ़ाओ बचाओ जाने क्या क्या बेकार के घटिया अनुसी नारे लगाते थे मोदी जी, और योगी जी भोगी जी बन के निकल रहे हैं इत्यादि। अमित राय, क्या करना चाहिए इस देश को, अगर आप सम अप करना चाहें तो? सर, मैं समझ में यही कहना चाहता हूं कि जो समस्या इतनी विकट रूप ले चुकी है कि अगर हम इसका कोई राजनीतिक सोल्यूशन ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, इसका कोई हम संवैधानिक सोल्यूशन ढूंढेंगे तो भी नहीं अच्छे से मिलेगा, क्योंकि संविधान को चलाने के लिए भी कोई ना कोई राजनीतिक व्यक्ति ही आता है और उसका अपना क्या एजेंडा है वो उस हिसाब से संविधान को इंटरप्रेट करता है। तो बलात्कार का कहीं ना कहीं जो एक सबसे अच्छा सोल्यूशन मुझे समझ में आता है वो ये है कि हम यूनिट लेवल पे, यानी परिवार के स्तर पे अपने बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को जो दोहरी सोच है ना उससे अलग करें। लड़का लड़की समान है ये सिर्फ बोला नहीं जाता है, ये समझाएं भी कि आप इज्जत करना सीखो, इंसान की इज्जत करना सीखो, और ये एक महिला ही सिखा सकती है, क्योंकि बलात्कार करने वाला भी किसी का बेटा ही होता है, किसी माँ का ही बेटा होता है। देव सुरभि जी, क्या आप अमित राय जी की बात से सहमत हैं, और यदि आप अपना पॉइंट कोई ऐड करना चाहें तो? बिलीव इन दैट, और हमारी फैमिली के लेवल से ही चेंज उत्पन्न होता है। फैमिली से लोग निकलते हैं, वही राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, और राजनीतिक दल जो होते हैं वो ही उन लोगों को चुनते हैं जो फैमिली से भी आते हैं। तो राजनीतिक दल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिलीज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सिर्फ यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि यूपी में हमने हाथरस का केस देखा। मैं एक पैरेलल ड्रॉ करना चाहूंगी। मेरे घर के पास की कार्यवाही चल रही है, 9 दिन गुजर चुके हैं, उसका नाम तक पता नहीं चला। तो ये जो दानवता जो हम देख रहे हैं इस देश में, ये सिर्फ यूपी की ही कैरेक्टरिस्टिक नहीं, हम तो गोवा को दूसरा यूपी बनते देख रहे हैं, यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है। तो फाइनली जो राजनीतिक जो पैरेलल्स हम देख रहे हैं हमारे पूरे देश में, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पे हम ये ऐसे दानव जैसा बिहेवियर देख रहे हैं। और चेंज अगर आना है तो वो लोगों से ही उत्पन्न होगा। आप जुडिशरी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही देख लीजिए, वो कैसे बिहेव करते हैं। जहाँ पे किसी चीज पे अगर प्रेशर नहीं डालो तब तक कुछ नहीं होता।
तो ऐसे संविधान मतलब कि I am somebody who's done my bachelor's in public administration and I am somebody who follows the constitution and I live the constitution as Mr. J.S. Rana was pointing out. But मेरे जैसे कितने लोग हैं जब लोग ही वो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज को लिव नहीं कर रहे हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और अपनी वो जिसकी लाठी उसकी भैंस की तरह सब कुछ चलाना चाहते हैं, तो हम उस सिचुएशन में क्या करें? हम जो थोड़ी सी सद्बुद्धि रखते हैं, हम जैसे लोग, हमें सिर्फ सड़क पे उतर के आना पड़ेगा, हमारी आवाज को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो भोंपू चल रहा है ना लाउड स्पीकर भाजपा का, वो भाजपा का भोंपू बंद करना पड़ेगा और उससे बड़ा ज्यादा कोरस हमारे एक्चुअल लोग जो हैं, जो संवैधानिक तरीके से रहना चाहते हैं, उनका कोरस बढ़ा के और आगे बढ़ना पड़ेगा। विष्णु विनोदम महाराज जी, हम सब जानते हैं कि कानून हमारे देश में आज का नहीं सदियों से है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से जो कानून है वो अभी हालिया है, उससे पहले अंग्रेजों के शासन में था, उससे पहले मुगलों के शासन में था, साथ साथ राजवाड़ों के शासन में था, उससे पहले पता नहीं कौन से हमारे जो ग्रंथ हैं उनके शासन में था। एक चीज तो साफ है कि जहां अच्छाई होती है वहां बुराई होती है, लेकिन इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सवाल ये उठता है कि क्या हमारे देश में ये काल आ गया है, जैसे आप युग गिना रहे हैं, हम ये काल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां बुराई जैसे कि मार काट, किसी भी तरीके के गुनाह क्राइम इंक्लूडिंग बलात्कार, चोरी चपाटी, लूटपाट, वैमनस्य, क्या ये नया भारत है? जी, नया भारत है नहीं, ये युग का अंत है, इसे कहेंगे नया युग। अब यहाँ अंतिम समय चल रहा है इस युग का। इस 10 साल में आप देखेंगे, जो मैंने आपको एजेंडा 21 के बारे में बताया, उसको सर्च करेंगे तो 2021 में आप लोगों के साथ भारत के और विश्व में बहुत बुरा होने जा रहा है। इसको लोग देख ही नहीं पा रहे बिल्कुल भी। और यही सबसे है कि अज्ञानता चल रही है, कौन लोग वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं उसका नहीं पता। और वहीं से जब तक हम लोग उस पिरामिड के पॉइंट को नहीं समझेंगे, उस टॉप पॉइंट को नहीं समझेंगे, जब तक हम लोग ना ही कोई संविधान बना सकते, ना ही संविधान में चल सकता। हम लोग सिर्फ लूट तंत्र में चलेंगे। ये पूरा का पूरा पिरामिड जो बना हुआ है, ये लूट तंत्र का बना हुआ है, लोकतंत्र नहीं है यहाँ पर। और इन लोगों से कोई अपेक्षा भी नहीं की जा सकती, सब लुटेरे हैं ये लोग। हम लोगों की जो एजुकेशन है वो भी सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को जो दी जा रही है, वहां पर सिर्फ लूट तंत्र ही सिखाया जाता। पहले दिन से चोरी सिखा दी जाती है हम लोगों को, माँ बाप को भी नहीं पता, कॉम्पीट कराया जाता है हमारा को, साइकोलॉजिकल हम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। जो हमारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, वो सीधा एजुकेशन प्लेटफॉर्म हम लोगों का जो है सबसे घटिया एजुकेशन प्लेटफॉर्म है आज की डेट में। और इस पे ही काम करना है। ये जो प्रोड्यूस कर रहा है, ये नौकर ही प्रोड्यूस कर रहा है, विद्या मालिक प्रोड्यूस करती है। विष्णु जी, आपने बिल्कुल सही बात करी। और अब मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात साफ कर देना चाहता हूं पूरे देश को, कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, जिस तरीके से राजनीति हो रही है, इसके बारे में एक गंभीर विचारणा करनी पड़ेगी। मैं आज के प्रोग्राम में शिरकत करने वाले सभी मेरे मेहमानों का धन्यवाद करते हुए अपनी एक बात रखूंगा। इसलिए मैं अमित राय जी, विष्णु विनोदम महाराज जी, देव सुरभि जी, आभा शुक्ला, एडवोकेट राणा, सबका मैं धन्यवाद करता हूं। खुशबू का धन्यवाद करता हूं जो आज हमारी को होस्ट थी। मैं प्रोग्राम के अंत में सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये अंत नहीं, शुरुआत है। शुरुआत किस बात की है दोस्तों, के भारतवर्ष के अंदर हमने युगों की जिंदगी देखी है, सदियों की जिंदगी देखी है। हमारे यहाँ देश में सैकड़ों प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ प्रकार के राजनीतिक लोग रहते हैं। हमारे देश में कुछ राजनीतिक लोग ऐसे हैं, आपने देखा होगा टेलीविजन पे या आपने इतिहास में पढ़ा होगा, कि देश की आज़ादी और आपके कामों के लिए, आपकी भलाई के लिए लाठी खाते हैं, लेकिन फिर भी आप में से कुछ लोग उनको गाली देते हैं। आपका अधिकार है। लेकिन उसी प्रकार से जो पॉलिटिशियंस, जो राजनीतिक लोग हम भारतवासियों का
चाहे वो बच्चों के बलात्कार को ना संभाल पाना हो, चाहे इकॉनमी ना संभाल पाना हो, गुनाह ना संभाल पाना हो, कानून को ट्विस्ट करके कोर्ट के माध्यम से गेम खेल के अगर उन्नाव से हाथरस तक की हालात को देश में नया नॉर्मल माना जाएगा, जहां पे पुलिस पॉलिटिशियंस के तलवे चाटते हुए अपनी ली हुई शपथ भूल जाएगी, जहां पे कोर्ट प्रोसिक्यूशन अंधेरे में रखता है इसलिए अपने जजमेंट्स ऐसे देगा जो आप बेहतर समझते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर इन हालातों में बड़बोले मोदी योगी जैसे लोग किसी भी तरीके से इलेक्शन जीत के आ जाएं, लेकिन अगर बेटियां तक ना संभाल पाएं, तो इस देश का एक फर्ज है, इस देश का वो फर्ज हमने सालों सैकड़ों सालों में देखा है, चाहे वो कोई आक्रांता हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे पोर्चुगीज हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी तुम हो। देश को संभालने के लिए वोट मिलता है, देश संभाल नहीं सकते, हट जाओ। बेटियों की लाश पे, सैनिकों की लाश पे अगर राजनीति करोगे, भारत माता की सौगंध, ये देश तुमको इतनी लाठियां मारेगा, बरनौल कम पड़ जाएगी। जय हिंद। सोचिएगा इस देश का क्या हो रहा है। आई निशांत वर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम पल।